नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी जम्मू कश्मीर पर पीएम की बैठक की, कोरोना पर सोनिया की मोदी सरकार को नसीहत की। जानेंगे मोदी सरकार से क्यों नाराज है ममता, पवार के घर हुई विपक्ष की बैठक पर क्या कहा शिवसेना ने। बात करेंगे किसान आंदोलन की, बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की और बुलेटिन के आखिर में बात आकाश के अद्भुत नजारे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा एमएसएमई के क्षेत्र में रोजगार देने वाली ही है बेरोजगार। भारत के वर्तमान से ध्यान भटकाकर भविष्य के साथ खेल रहे हैं मोदी। अडानी समूह के हाथों में होगी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमान। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर से खरीदे एयरपोर्ट के 50.5% शेयर खरीद सौदे को महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी। रिलायंस की एजीएम में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लाएगा रिलायंस। गूगल के साथ मिलकर बनाया फोन, सितंबर में होगी लॉन्चिंग। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 393 अंक की बढ़त के साथ 52,699 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 104 अंक की बढ़त 15,687 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले को 22 महीने हो चुके हैं। तब से जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। इन हालात में आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ दिल्ली में अपने आवास पर बैठक की। बैठक में क्या हुई बात, देखिए रिपोर्ट। कश्मीर पर पीएम ने जब राज्य के नेताओं को बैठक का न्योता दिया तो साफ नहीं था कि बैठक का मुद्दा क्या होगा। मीटिंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि बैठक का मुद्दा क्या है, तो फारूक का जवाब था, सरकार ने तो बैठक का एजेंडा बताया ही नहीं, इसलिए हम अपने एजेंडे के साथ जा रहे हैं। और कश्मीर के नेताओं ने बैठक में अपने एजेंडे को सामने रखा भी। कश्मीर के नेताओं ने पीएम से कहा कि राज्य को पुराना अधिकार वापस मिलना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे के साथ पूर्ण राज्य का जो दर्जा पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से ले लिया गया था, उसे वापस करना चाहिए। दूसरी ओर सरकार की ओर से दावा किया गया कि राज्य के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की गति धीमी नहीं पड़ी है, जबकि पिछले 1.5 साल से पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर का रोड मैप रखा गया, जिसमें राज्य में नए चुनाव कराने को लेकर आम सहमति बनाना मुख्य रूप से शामिल था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को नए परिसीमन से कराने की बात भी शामिल है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने राज्य में नई सरकार के गठन से पहले पुरानी स्थिति के बहाली की मांग की। बैठक में तकरार वाली स्थिति नहीं दिखी। नेता एक दूसरे से पूरी गर्मजोशी से मिले। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, नेका के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, बीजेपी के रविंद्र रैना सहित घाटी के 14 नेता पीएम के साथ बैठक के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि इस तरह की बैठकें भविष्य में भी हो सकती हैं। दूसरी ओर बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। ममता ने कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेने की जरूरत नहीं थी। अब देखना है कि जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार अपने रोड मैप के अनुसार आगे बढ़ती है या फिर विपक्ष के साथ आम सहमति बनाते हुए आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में अब जल्दी ही बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन महामारी को लेकर देश की जो स्थिति है वो ना जाने कब बदलेगी, क्योंकि वैज्ञानिक तो तीसरी लहर आने की बात भी कह रहे हैं, जिसमें बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को सलाह दी है। तो क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार की लापरवाही देश पर बहुत भारी पड़ी। विपक्ष से लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। महामारी की दूसरी लहर में देश की दयनीय स्थिति को सबने देखा। हालांकि सरकार की ओर से अपनी खामियों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन देश को हर मोर्चे पर जो नुकसान हुआ उसे छिपाने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई। अभी भी हालात पूरी तरह काबू नहीं आ पाए हैं और जल्दी स्थिति सुधरती भी नहीं दिख रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जाने लगी है। ऐसे में जो गलती सरकार पहले कर चुकी है वो दोबारा ना करे, इसे लेकर कांग्रेस सरकार को लगातार सचेत कर रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की गति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कहा
कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तीव्रता से तैयारी करने और विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने टीकाकरण कार्यक्रम में पार्टी नेताओं से जुटने को कहा है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल जरूरी है कि हमारी पार्टी पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना टीकाकरण की दर 3 गुना होने की जरूरत है ताकि इस साल के आखिर तक हमारे देश की 75% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो सके। सोनिया गांधी ने टीकों की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की भी बात कही। तो अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से उठ रहे इन सवालों का केंद्र किस तरह से जवाब देती है, या हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ चुप्पी साधे बैठी रहेगी। महामारी में मोदी सरकार के फैसलों के चलते ही इस बार देश को बड़ा नुकसान हुआ है, जिस पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। सवाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पूछा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग पीएम के आदेश का इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव कराए जाने हैं। तो विधानसभा चुनाव के बाद ममता किस चुनाव को लेकर पीएम पर कस रही हैं तंज, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात दे चुकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राज्य में उपचुनाव कराए जाने के मुद्दे पर ममता ने कहा है कि जब मोदी निर्देश देते हैं तो चुनाव आयोग काम करता है। आपको बता दें कि ममता की अगुवाई वाली टीएमसी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन ममता खुद नंदीग्राम सीट पर अपने पुराने सियासी साथी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। फिर भी टीएमसी के विधायक दल ने ममता को ही नेता चुना और ममता ने 5 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान के मुताबिक किसी भी शख्स को मुख्यमंत्री चुने जाने के दिन से 6 महीने के अंदर विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बनना जरूरी होता है और इसके लिए राज्य में उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से ममता बनर्जी को 5 नवंबर 2021 से पहले उपचुनाव लड़कर जीत हासिल करनी होगी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करती हूँ कि वो उपचुनाव कराने के निर्देश दें। अब कोरोना कम हो रहा है और 7 दिनों के अंदर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री निर्देश देंगे तो चुनाव आयोग काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, उपचुनाव कराने में देरी क्यों हो रही है। बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 30% था और अब ये 3% और इससे भी नीचे आ गया है। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर खासी हमलावर रही थी। उन्होंने 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर आयोग की खूब आलोचना की थी। ममता बनर्जी के लिए जरूरी है कि सीएम पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर वो विधानसभा की सदस्य बन जाए, लेकिन महामारी के चलते चुनाव आयोग शायद ही तय समय पर चुनाव कराए। खेल सत्ता का है, क्योंकि सत्ता से ही ताकत भी मिलती है। सत्ता का ये खेल दिल्ली में भी चल रहा है और महाराष्ट्र में भी। दिल्ली में पवार के घर विपक्षी दलों के नेता जुटे। पवार ने दिल्ली में ताकत दिखाई तो शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में पवार को अपनी पावर दिखा दी और पवार की योजना को ही पलट दिया। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार फूट की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान पर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे कैंसर रोगियों के लिए आवास के लिए फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में देश भर से कैंसर के मरीज इलाज कराने आते हैं। एनसीपी नेता और आवास निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कैंसर के मरीजों को रहने के लिए 100 फ्लैट टाटा मेमोरियल अस्पताल को दिए हैं। केरल के लालबाग में हाजी कासम चौल पुनर्विकास योजना के तहत 300 वर्ग फुट के फ्लैट ₹1 प्रति वर्ष की नाममात्र दर पर 30 साल के लिए दिए गए हैं। वहीं शिवसेना विधायक अजय चौधरी ने कैंसर रोगियों के लिए फ्लैट देने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि टाटा अस्पताल को जो फ्लैट दिए गए हैं उसमें कैंसर मरीजों को रखे जाने पर स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। इस शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस योजना पर रोक लगाते हुए इस बारे में रिपोर्ट भी तलब की है। सीएम के इस फैसले पर अब तक एनसीपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी जरूर चुटकी लेने के लिए मैदान में उतर गई है। मुख्यमंत्री ठाकरे के फैसले पर बीजेपी विधायक अतुल भतखलकर ने कहा है कि सत्ता संघर्ष में इंसानियत की बलि ले ली गई है। टाटा अस्पताल को गरीब कैंसर पीड़ितों के लिए दिए गए घर पर रोक लगाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी नज़र में शरद पवार की क्या अहमियत है।
अब जब सरकार में रार छिड़ेगी तो बीजेपी चुटकी लेने से भला कैसे पीछे हटेगी। लेकिन देखना होगा कि उद्धव के फैसले से सियासी पारा कहां पहुंचता है। सत्ता की ताकत होती ही ऐसी है और किसान तो इस ताकत को ही चुनौती दे रहे हैं। 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार भी अड़ी हुई है। किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत बंद है। अब इसे लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि आंदोलन को शुरू हुए आधे साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार इस ओर किसी भी तरह ध्यान देने को राजी नहीं है। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनकी मुश्किलों को हल करने की बजाय सरकार अब किसानों पर ही आरोप लगा रही है। बीजेपी के कई नेता तो आंदोलन कर रहे लोगों को किसान मानने तक को तैयार नहीं है। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख लोग जो किसान आंदोलन में शामिल हैं, ये इसी देश के हैं। ये लोग अफगानिस्तान से नहीं आए। हम पिछले 7 महीनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार को इतना भी लिहाज नहीं कि वो किसानों का पक्ष जाने? क्या लोकतंत्र इसी तरह काम करता है? राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जून को देश भर में किसानों का प्रदर्शन होगा और राजभवनों को घेरा जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। टिकैत ने सीएम ममता के साथ किसान आंदोलन को लेकर बातचीत भी की। बताया गया है कि ममता बनर्जी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। तो अब देखना होगा कि आने वाली 26 तारीख को किसान किस तरह से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं और क्या सरकार पर कोई दबाव बना पाते हैं या फिर हर बार की तरह इस बार भी इस मुद्दे का हल नहीं निकल सकेगा। कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच कब तक समझौता होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला हो चुका है और परीक्षा परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला भी बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सभी राज्य बोर्डों और सीबीएसई को निर्देश दिए कि परीक्षा परिणाम को जल्दी जारी करने की तैयारी करें। तो कब तक आ सकते हैं 12वीं के नतीजे, देखिए रिपोर्ट। कोरोना के कारण सीबीएसई, आईसीएसई समेत लगभग सभी राज्यों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को अंक दिए जाने के लिए एक फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर चुका है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सीबीएसई का ये फॉर्मूला सभी राज्यों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र व स्वायत्त हैं, लिहाजा हम उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी बोर्ड 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दे, ताकि छात्र अपने भविष्य को लेकर फैसला ले सके। महामारी की दूसरी लहर आने से पहले बिहार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर चुका था और आंध्र प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं कराने पर अड़ा हुआ है, जिसे लेकर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि परीक्षाओं पर अपने फैसले पर वो विचार करे। क्या इस स्थिति में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं? राज्य यदि परीक्षाओं पर अड़ा रहा तो परीक्षाओं के दौरान एक भी छात्र की जान चली जाती है तो सरकार को 1 करोड़ रुपए हर्जाना देना होगा। जो भी नुकसान होगा उसके लिए राज्य को ही जिम्मेदार माना जाएगा। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि जब अन्य जगहों पर परीक्षाएं रद्द हो गई हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार खुद को अलग दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, जब तक हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि आप बगैर किसी नुकसान के परीक्षा कराने को तैयार हैं, तब तक हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। कोर्ट इस मामले में कल भी सुनवाई करेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात खगोलीय घटना की। आज आसमान में कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दिए जो बेहद खूबसूरत थे। इन नज़ारों ने कुदरत की ताकत का एहसास इंसान को कराया और ये सीख दी कि जैसे अमावस्या के बाद पूरा चांद दिखता है, वैसे ही गम के बाद खुशी भी मिलती है। तो आज रात आकाश में एक बार फिर पूरा चांद देखने को मिलेगा, वो भी काफी खास होगा। तो क्या है आज के पूनम के चांद की खासियत, आइए देखते हैं। आज आसमान में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। दरअसल आज स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। आज दिखने वाले चांद को स्ट्रॉबेरी मून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस चांद का रंग स्ट्रॉबेरी रंग जैसा दिखाई देगा। इसके अलावा चांद अपने सामान्य आकार से भी बड़ा दिखाई देगा। आज दिखने वाले चांद को स्ट्रॉबेरी मून, रेड मून, हनी मून और कई अन्य नाम दिए गए हैं। इस चांद को ये नाम प्राचीन अमेरिकी जनजातियों से मिला है, जहां स्ट्रॉबेरी की कटाई के मौसम की शुरुआत के समय पूरा चांद देखा जाता था। भारतीय पंचांग के अनुसार आज जेठ मास की पूर्णिमा है और इस दिन कबीर जयंती भी है। आज के पूरे चांद को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
यूरोप में इसे रोज मून के नाम से जाना जाता है, जो गुलाब की कटाई का प्रतीक है। तो वहीं उत्तरी गोलार्ध में इसे हॉट मून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी के मौसम की शुरुआत करता है। आपको बता दें कि इस साल कई खगोलीय घटना देखने मिली हैं। इससे पहले बीते दिनों सुपर मून, ब्लड मून, चंद्र ग्रहण और फिर रिंग ऑफ फायर यानी सूर्य ग्रहण दिखाई दे चुका है। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।